हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फ्राई क्यों। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सोर्सेज बच गए थे, एक सोर्स रह गया था, कौन सा, लेजिस्लेशन वाला। जितने भी ऑनस्टीन ने क्या कहा, सामंट ने क्या कहा सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में, या फिर कीटन ने क्या कहा, वो हमने एक ग्राफ बना के उसे कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद कस्टम को भी हमने कंप्लीट कर लिया है और जुडिशल प्रेसिडेंट को भी। अब हमारा क्या है, लेजिस्लेशन वाला पार्ट है, ठीक है। और इसके बाद में हम इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू होंगे इन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, लेजिस्लेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं विनिश्चय आधार और इत्रोक्ति के बारे में, जो कि किसके पार्ट है, जुडिशल, किसके, प्रेसिडेंट। जुडिशल जो प्रेसिडेंट है, न्यायिक पूर्ण निर्णय जो है, इसके दो पार्ट हैं। कौन कौन से, रेशियो डिसेंडी और ऑबिटर डिक्टो। रेशियो डिसेंडी और ऑबिटर डिक्टो जो है, ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि बार बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई विनिश्चय आधार क्या होता है और ये क्या प्रभाव रखता है, और इत्रोक्ति क्या होता है और इत्रोक्ति क्या प्रभाव रखती हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जो विनिश्चय आधार है, अब नाम से ही पता चल रहा होगा, विनिश्चय आधार मतलब विनिश्चय का जो जजमेंट दिया गया है उसका जो मूल आधार है ना, किसी फैसले का जो मूल आधार है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा विनिश्चय आधार या फिर रेशियो डिसेंडी। क्लियर। इसके बाद में आता है हमारा सेकंड, ऑबिटर डिक्टो या फिर इत्रोक्ति। इत्रोक्ति क्या होते हैं कि न्यायाधीशों के अतिरिक्त कथन होते हैं, ठीक है। न्यायाधीशों के अतिरिक्त कथन होते हैं कि जजमेंट, जब कोई जजमेंट आया है ना, जैसे केशवानंद भारती का जजमेंट आया कि क्या, कि हम भाई क्या संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के आधारभूत जो ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो किसी फैसले का मूल आधार क्या हुआ, केशवानंद भारती के फैसले का मूल आधार क्या हुआ कि हम आधारभूत ढांचे में क्या नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, फैसले का मूल आधार हो गया। और ये क्या है, आधारभूत ढांचा, मूल आधार क्या है, ये एक बंधनकारी प्रभाव रखता है। क्या कर रखता है, बंधनकारी प्रभाव रखता है, ठीक है। आगे जो भी जजमेंट दिए जाएंगे, तो केशवानंद भारती, अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज की बात चलेगी तो वहाँ पर केशवानंद भारती के केस को लीडिंग केस के रूप में ले लिया जाएगा। और क्या कहा जाएगा कि हम केशवानंद भारती के बाद में कहा गया था कि आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। क्लियर है। तो भाई फिर सेकंड आता है इत्रोक्ति। इत्रोक्ति क्या होते हैं, ये न्यायाधीश के अतिरिक्त कथन होते हैं। और न्यायाधीश के अतिरिक्त कथन कैसे होते हैं कि भाई जब केशवानंद भारती का जो केस आया है ना, तो उसमें ये थोड़ा ना है कि जजेस ने क्या किया, सिर्फ एक ये लाइन लिख दी कि आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ना, या आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए होंगे, बहुत सारी लाइन्स यूज़ की होंगी, है ना। तो किसी जजमेंट को देने में न्यायाधीश के जो अतिरिक्त कथन होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो इत्रोक्ति कहलाते हैं या फिर ऑबिटर डिक्टो कहलाते हैं। और ये जो ऑबिटर डिक्टो होते हैं, ये बंधनकारी प्रभाव नहीं रखते, ठीक है। आई थिंक आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, हमारा विधायन है, विधायन विधि के स्रोत के रूप में। तो लेजिस्लेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, लेजिस प्लस लेसियो। अब लेजिस क्या है कि विधि है, और लेसियो क्या है, प्रस्तावना, मतलब विधि की प्रस्तावना। विधान का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, विधि की प्रस्तावना या फिर विधि का निर्माण करना। क्लियर। अब विधि का निर्माण कौन कर रहा है, तो भारत में विधि का निर्माण संसद कर रही है, और राज्य में कौन कर रहा है, राज्य की विधानमंडल कर रही है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गई, विधायन हो गई, ठीक है। विधि का निर्माण जिसके द्वारा किया जा रहा है वो क्या है, वो विधायन है। फिर है विधायन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक है सर्वोच्च विधायन और एक है अधीनस्थ विधायन, ठीक है। तो सर्वोच्च विधायन क्या होगा, सर्वोच्च विधायन ऐसा विधायन होता है जिस पर कि किसी का भी नियंत्रण नहीं होता, ठीक है, जो कि अपने आप में क्या होती है, सर्वोच्च होती है। सर्वोच्च सत्ता के द्वारा जब विधि का निर्माण किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, सर्वोच्च विधायन कहलाता है, और इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। अब अधीनस्थ विधायन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जिस पर कि किसका, सुप्रीम का जब नियंत्रण होता है ना, तो सुप्रीम का नियंत्रण जिस पर होता है, जिस विधायन पर होता है, और वो विधि का निर्माण करता है, नियंत्रण में होता है, तो वो क्या कहलाता है भाई, अधीनस्थ विधायन कहलाता है। क्लियर है, समझ आ गया होगा आई थिंक। इसके साथ ही क्या होता है, प्रत्यक्ष विधायन, और एक होता है अप्रत्यक्ष विधायन, ठीक है। विधायन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो टाइप में और हो सकता है। अब प्रत्यक्ष विधायन कौन सा होता है, जब संप्रभु अधिकारी
स्वयं ही क्या कर रहा है, विधि का निर्माण कर रहा है। जैसे कि भारतीय संसद, ठीक है, तो भारतीय संसद जब विधि का निर्माण कर रही है तो वो क्या हुआ, प्रत्यक्ष विधायन हो गया, ठीक है। और सेकंड क्या होता है कि जब क्या हो रहा है, जब संप्रभु अपनी विधि का निर्माण स्वयं न करके किसी और को दे रहा है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो अप्रत्यक्ष विधायन कहलाता है, जैसे कि प्रत्योजित विधायन। क्लियर। अब इसके बाद में एक टॉपिक आ जाता है प्रत्योजित विधायन। तो प्रत्योजित विधायन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव का एक, अगर बात करें कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में देखें, है ना, कि अगर हमें पूरे चांसेस होंगे कि एक क्वेश्चन वहाँ से जरूर पूछा ही जाएगा, तो वो क्वेश्चन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, प्रत्योजित विधायन का, ठीक है। तो अब इस प्रत्योजित विधायन को हम बहुत ईजी वे में देखेंगे, क्योंकि ये अभी बिहार PCSJ मेंस का एग्जाम होने वाला है और उसमें ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आ ही जाता है और सभी लोग के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस हो, है ना, चाहे वो क्या हो, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो। तो अब देख लेते हैं कि प्रत्योजित विधायन क्या होता है। तो भाई प्रत्योजित विधायन देखिए, ये है हमारी संसद, ठीक है, ये हमारी संसद है, ठीक है। संसद क्या हुई हमारी, प्रत्यक्ष विधायन हुआ। प्रत्यक्ष विधायन क्योंकि यहाँ पर संप्रभु अधिकारी जो हुआ, जब संप्रभु है वो क्या कर रहा है, संप्रभु क्या कर रहा है कि स्वयं विधि का निर्माण कर रहा है ना। तो ये क्या हो गई, ये हो गया हमारा सर्वोच्च विधायन, या फिर क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्ष विधायन। तो जब ये जब विधायन कुछ कारणों की वजह से, अब वो कारण कौन कौन से हैं, अब कारण भी देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कुछ कारण हुए, इन कारणों की वजह से क्या कर रहा है कि वो अपनी विधि निर्माण की शक्ति अपने अधीनस्थ किसी को दे रहा है, मतलब कार्यपालिका को दे रहा है ना। तो जब वो संसद कुछ कारणों की वजह से अपनी पावर, कौन सी पावर, मेकिंग ऑफ लॉ, है ना, रूल, कि वो रूल बनाने की या लॉ बनाने की जो पावर है अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति, किसी संस्था को, कार्यपालिका को जब प्रदान कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा, उनके द्वारा जब विधि का निर्माण, डेलीगेशन कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि जब वो क्या कर रहा है, अपनी विधि बनाने की शक्ति किसी और को देता है, तो वो क्या कहला रहा है, डेलीगेशन कहलाता है, प्रत्योजन कहला रहा है, ठीक है। अब जब वो व्यक्ति या संस्था या कार्यपालिका जब इस विधि निर्माण की जो शक्ति उसे प्रदान की गई है उसके द्वारा किसी विधि का निर्माण कर रहा है, नियम का निर्माण कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। क्या कहलाया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाया। अब क्यों भाई, अब संसद ऐसा क्यों कर रहा है, अब ये भी तो देखना होगा कि संसद ऐसा कर क्यों रहा है, कि भाई संसद के पास मेकिंग ऑफ पावर है क्या, लॉ की, ठीक है। तो संसद ऐसा क्यों कर रहा है, या विधानमंडल ऐसा क्यों कर रहा है कि वो अपनी शक्ति किसी और को दे रहा है ना। तो देखिए संसद के पास क्या है, विधायिका के पास क्या है, समय का अभाव है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक टॉपिक, हर एक मुद्दे, हर एक विषय पर क्या बना सकता है, विधि बना सकता है, उसके पास इस टाइम पे इतना वक्त नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है कि तकनीकी ज्ञान की कमी है ना, मामले तकनीकी है जिस पर विधि बनानी है और उस पर तकनीकी ज्ञान की कमी है संसद के पास में, या प्रत्यक्ष विधायन, सर्वोच्च विधायन के पास में क्या है, तकनीकी ज्ञान की कमी है, या फिर क्या हो गया, आपातकालीन स्थिति है ना, और क्या है, विधि में लचीलेपन की आवश्यकता है, या कोई स्थानीय विषय है जिसके बारे में संसद को जानकारी नहीं है, तो कार्यपालिका को दे देगा कि भाई आप ही इसके ऊपर विधि बना दो, या फिर वो क्या है, लोकहित में जरूरी है, ठीक है, पब्लिक के इंटरेस्ट में वो जरूरी है कि विधि कौन ना बनाकर, संसद ना बनाकर कार्यपालिका बनाए, क्योंकि कार्यपालिका क्या है, लोकहित से अवगत है, ठीक है। या फिर विधि के प्रायोगिकता के परीक्षण है, तो क्या है, आवश्यकता है कि विधि संसद ना बनाकर कार्यपालिका बनाए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो अपनी पावर किसी और को दे देता है, जब वो पावर देता है तो वो प्रत्योजन कहलाता है, और उसके द्वारा बनाई गई विधि क्या होती है, प्रत्योजित विधायन कहलाती है, ठीक है। अब कहते हैं कि प्रत्योजित विधायन जो होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो होता है, वो अस्थायी आदेश, विशेष आदेश, अस्थायी नियम, उपविधि और विनियम आदि के रूप में हो सकता है। अब भाई देखिए संसद ने अपनी पावर तो दे दी किसको, किसी अदर संस्था को, है ना, या कार्यपालिका को। अब क्या वो अपनी मर्जी से विधि बना लेगी, कार्यपालिका अपनी मर्जी से विधि बना लेगी, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो अपनी मर्जी से विधि बनाने लगेंगे तो फिर विधायिका का कार्य ही क्या रह जाएगा, विधायिका का कार्य तो विधि बनाना है, कार्यपालिका का क्या है, उसे क्रियान्वित करना है ना। तो वो अपनी मन से अगर विधि बना ले तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उस पर अगर वो
विधि अपने मन से बनाएगी तो उस पर कुछ नियंत्रण रखे गए हैं, है ना, कुछ नियंत्रण, कुछ कंट्रोल लगा दिए गए जिसकी वजह से वो क्या नहीं करेगी, अपने मन से विधि नहीं बनाएगी। क्लियर। अब वो नियंत्रण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्टली है भाई संसदीय नियंत्रण। कौन सा रखा जाएगा, संसदीय नियंत्रण रखा जाएगा। संसदीय नियंत्रण क्या, उसने विधि बनाई, विधि कहाँ गई, विधि गई किसके पास में, संसद के पास में, कि देख लीजिए सर ये सही है या नहीं। तो संसद क्या कर सकती है, उसे क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, या फिर अस्वीकृत कर सकती है, मना कर दी कि भाई ये तुमने क्या किया है, पावर के बियॉन्ड ऑफ पावर यूज किया है, ठीक है, कि आपने अपनी पावर से परे जाके काम कर लिया, या फिर सही विधि नहीं बनाई, तो हम इसे अस्वीकृत करते हैं, संशोधित करते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। एक होता है संसदीय निरीक्षण, कि जब कोई विधि बनाई जा रही है किसके द्वारा, प्रतियोजित विधान के प्रतियोजन के द्वारा, तो उसे किसके पटल पर, संसद के पटल पर रखा जाता है निरीक्षण के लिए, ठीक है। तो जब वो निरीक्षण किया जाता है तो वो क्या कर सकता है, उसे अस्वीकृत कर सकता है। एक है न्यायिक नियंत्रण। अब न्यायिक नियंत्रण में क्या होगा, न्यायिक नियंत्रण में न्यायालय देख लेंगे कि उसने अल्ट्रा वायरस रूप में तो काम नहीं किया है, जितनी उसे पावर दी गई थी उसका यूज़ किया है, नहीं किया है, या फिर उससे बाहर जाकर काम कर दिया है, तो उसे अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया जाएगा। कुछ अन्य नियंत्रण भी है कि भाई जो प्रतियोजित विधान के द्वारा जो विधि का निर्माण किया गया है तो उसे क्या कर दो, उसका प्रकाशन करा दो, ठीक है, उसका प्रकाशन करा दो, उसके ऊपर लोकमत तैयार करा दो, या फिर उसका प्रसारण करा दीजिए। क्लियर। फिर एक हमारा भाई उप प्रतियोजित विधान, ठीक है, सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को भी बहुत सिंपली समझ लेते हैं। ये हुई हमारी संसद। संसद ने अपनी पावर दे दी किसको, कार्यपालिका को, या किसी संस्था को, या किसी पर्सन को, कि भाई आप इन विषयों पर कुछ किसी कारण से विधि बना दीजिए, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इस पावर को क्या कर दिया, किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया, तो वो क्या कहलाता है, सब डेलीगेट लेजिस्लेशन कहलाता है, ठीक है। ये एक असाधारण बात होती है, क्योंकि क्या कहा जाता है कि डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेयर, की प्रतियोजित व्यक्ति स्वयं दूसरे को प्रतियोजन नहीं कर सकता, कि अगर आपको प्रतियोजित पावर मिली हुई है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाने के लिए पावर मिली हुई है, तो आप इसको किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते, है ना। लेकिन फिर भी की जाती हैं, तो जब वो पावर डेलीगेट की जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, वो सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाता है, जबकि उसके द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब उप प्रतियोजित विधान की प्रक्रिया को अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है हमारा, कौन सा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, इसका एक सटीक उदाहरण बैठ जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम जो भी MCQ होंगे उन्हें सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच।